हेलो गाइस, माई सेल्फ अर्जुन परिहार एंड वेलकम टू सक्सेस अड्डा अकेडमी अगेन। तो आज आपका पहला लेक्चर है मेमोरी के ऊपर डिटेल में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखें यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं क्लासिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई मेमोरी में हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो आज हम डील करेंगे प्राइमरी मेमोरी के साथ। पहले हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पेपर में वर्डिंग के ऊपर बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये बोलना क्या चाहता है। बेसिकली मेमोरी होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। मेमोरी बेसिकली एक स्टोरेज यूनिट, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ये एक स्टोरेज यूनिट है। जैसे आपके घर में एक अलमीरा है, जैसे आपके घर में एक अलमीरा है, उसमें डिफरेंट शेल्व्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक स्टोरेज यूनिट का काम करती है। उसी तरीके से मेमोरी में भी एक डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं जहां पे आप डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्टोरेज का काम नहीं है मेमोरी का काम जो है वो प्रोसेसिंग करना भी है। प्रोसेसिंग भी करती है और स्टोरेज भी करती है, ठीक है। और मेमोरी जो है दैट इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, it is used for data processing, and information storage, ठीक है। इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करती है और डेटा को प्रोसेस भी करती है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था आपसे कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है जो मैन्युफैक्चरर आपको वहां से प्रोवाइड करता है मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम बाहर से एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, जैसे आपका हार्ड डिस्क आ गया, पेन ड्राइव आ गया, ठीक है। ये सारी मेमोरीज जो होती हैं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। तो आज का टॉपिक हमारा है प्राइमरी मेमोरी। तो आइए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि प्राइमरी मेमोरी में हम रैम को पढ़ेंगे, हम रोम को पढ़ेंगे और हम कैश मेमोरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक पहले मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ आपको, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि इट इज़ प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑन मदरबोर्ड, ये आपको मैन्युफैक्चरर वहाँ से प्रोवाइड करता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो है दैट इज एक्सटर्नली कनेक्टेड। मेमोरी का पहला रूल, ठीक है, क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। तो पहला रूल, बाकी रूल्स में विद टाइम आपको बताऊंगा। पहला रूल ये है, जो मेमोरी सीपीयू के जितने क्लोज होगी, जो मेमोरी सीपीयू के जितने क्लोज होगी वो उतनी फास्ट होती है। समझ आई बात आपको। तो मैंने क्या कहा आपसे कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर होती है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। तो कौन सी मेमोरी सीपीयू के ज्यादा क्लोज होगी, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के क्लोज होगी। अगर वो सीपीयू के क्लोज होगी तो वो क्या होगी, फास्ट मेमोरी होगी। क्या होगी, फास्ट मेमोरी होगी, ठीक है, फास्ट मेमोरी होगी। और सेकेंडरी मेमोरी जो होगी वो क्या होगी, स्लो मेमोरी होगी। तो दूसरी चीज, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो चीपर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कोई फ़ोन लेते हो, फ़ोन खरीदने जाते हो, ठीक है, कोई भी फ़ोन, मान लीजिए सैमसंग का आप कोई भी फ़ोन लेने चले गए मार्केट में। तो आजकल आपने देखे होंगे कि वेरियंट्स बड़े आते हैं। एक आता है मान लीजिए 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ, ठीक है। दूसरा आता है 8 GB और 128 के साथ। तो आपने देखा होगा 4 GB और 8 GB में कम से कम 3000 का डिफरेंस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर से अगर आप 32 GB का कार्ड खरीदते हो या 64 GB का कार्ड खरीदते हो तो ज्यादा अंडर 1000 आ जाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सपेंसिव नहीं होती है, दैट इज चीपर। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है दैट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर जो वहां से मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसकी स्टोरेज कम होती है। बाहर से जो आप सेकेंडरी मेमोरी खरीदते हो उसकी स्टोरेज जो होती है वो बड़ी होती है। जैसे टीबी, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह आ गया, 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, लेस स्टोरेज कैपेसिटी, और जो सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज है वो ज्यादा होती है।
तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैम की। ठीक है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब मैं आपको इससे पहले डेमो क्लास में समझा चुका हूं कि भाई रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है। मैं फिर से समझा देता हूं आपको रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है। मान लीजिए आप सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट है आपके पास। ठीक है, सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट है आपके पास 1 to 100। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आपके पास फोन में गाने पड़े हैं, और आप कोई भी गाना, मान लीजिए गाना नंबर 49 आप प्ले करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जाके गाना नंबर 49 जो है वो प्ले कर सकते हैं। मतलब आपने इस डेटा को रैंडमली एक्सेस किया और प्ले किया, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस। लेकिन हर जगह रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ चीज़ों में आपका सीक्वेंशियल एक्सेस भी होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको कि पहले हमारे पास कैसेट्स वगैरह होती थी, जो एग्जांपल है मैग्नेटिक मेमोरी की। कैसेट जो हम टेप रिकॉर्डर्स में इस्तेमाल करते हैं या वॉकमैन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर आपको मान लीजिए गाना नंबर 10 प्ले करना है, तो आप गाना नंबर 10 जो है वो डायरेक्टली प्ले नहीं कर सकते थे। आप 1 to लेकर 10 तक प्ले करते, फिर क्या करते थे, आप फास्ट फॉरवर्ड करते थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद जो गाना आप सुनना चाहते थे वही गाना प्ले होगा। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो सबसे पहली चीज, रैम का जो यूनिट होता है दैट इज DDR। क्या है? DDR, डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई फोन खरीदते हो, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्लैगशिप फोन है सैमसंग का, मान लीजिए जैसे अभी कोई भी S10 ले लो, S9 ले लो, जो फ्लैगशिप फोन्स है जो 70-80,000 में आते हैं। बाकी जो नॉर्मल फोन जैसे 10-12 हज़ार में आप चाइनीज मोबाइल देखते हो, तो आप देखते हो 8 GB की मेमोरी, 8 GB रैम आपको 12,000 में मिल रही है, लेकिन सैमसंग वही फोन 8 GB जो है वो 70,000 में प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा क्या है उसमें? ठीक है, बेसिकली ये जो रैम का जो मैंने आपको यूनिट बोला DDR, ठीक है, इसके वर्जन्स होते हैं। ठीक है, DDR 1 2 3 4। करंटली जो DDR का रैम का जो वर्जन चल रहा है दैट इज DDR4। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो जैसे चाइनीज मोबाइल होते हैं, इनकी जो DDR होती है वो पुरानी होती है। ठीक है, तो पुरानी वाली रैम जो होती है वो सस्ती पड़ जाती है, और नई रैम जो है ऑब्वियस ही बात है अपडेटेड होगी, तो वो आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तो वो इसलिए क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तभी देखते हैं आप कि 10-12 हज़ार का जो मोबाइल है वो हैंग करता है, लेकिन वही 70,000 का अगर आप मोबाइल लेते हैं, भले उसमें 4 GB रैम हो, लेकिन अपडेटेड होने के कारण वो आपका मोबाइल जो हैंग नहीं करता है। ठीक है, तो पहली बात आपने सीखी कि रैम का जो यूनिट है दैट इज DDR, और DDR स्टैंड्स फॉर डबल डेटा रेट। रैम बेसिकली करता क्या है? रैम इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द करंटली एग्जीक्यूटेड डेटा। जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी आप करंटली प्रोग्राम रन कर रहे होंगे, वो प्रोग्राम जो है वो कहां पे प्रोसेस होता है, वो रैम में जाके प्रोसेस होता है। अगर हम बाय एंड लार्ज में आपसे कहूं तो कहां पे प्रोसेस होता है, वो रैम में जाके प्रोसेस होता है। लेकिन रैम के कौन से हिस्से में जाके प्रोसेस होता है? रैम के DRAM वाले हिस्से में जाके प्रोसेस होता है। ये याद रखेंगे आप। रैम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है SRAM, दूसरा DRAM। ठीक है, तो जो डेटा प्रोसेस हो रहा होगा वो कहां पे प्रोसेस हो रहा होगा? DRAM में। तो बेसिक फंक्शन क्या है आपका रैम का? टू प्रोसेस द डेटा। ठीक है, दिस इज रीड राइट मेमोरी। आप इसमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। इट्स ए टेम्परेरी मेमोरी। इट्स ए टेम्परेरी मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी का क्या मतलब है? दूसरा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है वोलाटाइल मेमोरी। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है पावर ऑफ डेटा लॉस्ट। पावर चली जाएगी, आपका डेटा चला जाएगा। ठीक है, ये वो डेटा नहीं है जो आपने रोम में स्टोर कर रखा है परमानेंट मेमोरी में, वो डेटा नहीं है। जो डेटा रैम में था वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपने गैलरी खोल रखी है। ठीक है, मान लीजिए आपने गैलरी खोल रखी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने कुछ और चीज खोली, या मान लो आपने फेसबुक खोल रखी है, तो आपका फोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है।
जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो स्विच ऑन करने के बाद ऐसा कभी होता है कि भाई वो सीधा फेसबुक खुलेगी, ऐसा कभी नहीं होता, या सीधा गैलरी खुलेगी जो आप लास्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो डेटा है वो चला जाता है वहाँ से, जो रैम में करंटली आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब होता है पावर ऑफ डेटा लॉस्ट। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैम इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, रैम किसका बना होता है, सेमीकंडक्टर का, इसलिए रैम को क्या कहते हैं हम, सेमीकंडक्टर मेमोरी। अब दूसरा रूल, ठीक है, पहला रूल मैं आपको बता चुका हूं मेमोरी का, वो ये था कि जो मेमोरी सीपीयू के जितना क्लोज होगी वो उतनी फास्ट होगी। दूसरा रूल ये है कि सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो होती हैं वो जनरली फास्ट होती हैं, ये याद रखेंगे आप। सेमीकंडक्टर मेमोरीज जो होती हैं वो फास्ट मेमोरीज होती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया आपको कि रैम का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रैम के दो पार्ट्स। ठीक है, रैम को आगे मैंने क्लासिफाई किया है, एक एस रैम में, दूसरा किस में, डी रैम में। एस रैम का मतलब है यहाँ पे स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब है यहाँ पे डायनेमिक रैम। ठीक है, एस रैम का यूजेज कहाँ पे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका यूजेज होता है कैशे मेमोरी में। ठीक है, और डी रैम में मैंने आपको क्या बताया था कि जो रैम में करंटली जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही होती है, डी रैम में। कहाँ पे हो रही होती है, डी रैम में। ठीक है, एस रैम जो होती है वो जनरली फास्ट होती है और डी रैम जो होती है वो जनरली स्लो होती है। यहाँ पे स्लो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल स्लो है, ये यहाँ पे कंपैरिजन की बात चल रही है, समझ आई बात आपको। तो आपस में जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो एस रैम विल बी फास्टर देन डी रैम, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कैशे मेमोरी में, और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो करंट प्रोग्राम प्रोसेस हो रहा होगा वो कहाँ पे हो रहा होगा, डी रैम। ठीक है, दूसरा चीज आप इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट पे आ जाइए। यहाँ पे ये जो एस रैम है इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब एस रैम बनेगी कैसे, इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग बोथ बीजेटी एंड मॉसफेट, यूजिंग बोथ बीजेटी एंड मॉसफेट। बेसिकली दीज आर ट्रांजिस्टर्स। देखिए यहाँ पे दिस इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो डी रैम है दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग मॉसफेट ओनली, इसको सिर्फ मॉसफेट से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जो आपका एस रैम है उसको आप बीजेटी से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मॉसफेट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो कम है, किसकी, एस रैम की जो मेमोरी कैपेसिटी है वो कम है और डी रैम की जो मेमोरी कैपेसिटी है वो ज्यादा है। बेसिकली होता क्या है, देखें यहाँ पे ये कैसे आप याद रखेंगे। इसमें अगर आपको एक बिट स्टोर करना है, एक बिट का मतलब है 0 या 1। ठीक है, अगर आपको एक बिट स्टोर करना है तो इसमें आपको 6 ट्रांजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कितने ट्रांजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, 6 ट्रांजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें अगर आपको एक बिट को स्टोर करना है तो 2 मॉसफेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। समझ आई बात आपको, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगेंगे, जिसका मतलब यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कोई डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा होंगे, लेकिन मेमोरी डेंसिटी जो होगी वो कम होगी। मेमोरी डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कम होंगे लेकिन मेमोरी डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें रिफ्रेशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एस रैम में आपको बार बार डेटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डी रैम में आपको हर 2-3 मिलीसेकंड के बाद डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है, हर 2-3 मिलीसेकंड के बाद डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, वोलाटाइल तो ऑब्वियस ही बात है, जब रैम ही वोलाटाइल है तो एस रैम और डी रैम दोनों ही वोलाटाइल होंगी। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। जब रैम ही वोलाटाइल है तो एस रैम हो या डी रैम हो वो दोनों ही वोलाटाइल होंगी। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपसे कही थी कि भाई जो एस रैम है उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैशे मेमोरी में। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि डी रैम को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो डी रैम को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मेन मेमोरी में। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मेन मेमोरी में। और लास्ट पे एक और चीज आप याद रखेंगे, यहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है क्रॉस कपल लॉजिक सर्किट में। ये थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, डायरेक्टली पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो क्रॉस कपल लॉजिक सर्किट जो है उसका इस्तेमाल होता है एस रैम में।
ठीक है। और यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है मॉस कैपेसिटर्स में, ठीक है। जैसे मैंने नीचे कहा आपसे मॉसफेट, मॉस का मतलब है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैपेसिटर्स, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक समझ आया होगा SRAM और DRAM में बेसिक डिफरेंस क्या है। लास्ट पे आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ये फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली ये फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? फ्लिप फ्लॉप जो है वो डेटा स्टोर करता है 0 या 1 के फॉर्मेट में, या तो वो 0 स्टोर करेगा। बेसिकली ये भी एक मेमोरी है, जो स्मॉलेस्ट मेमोरी है ना उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट मेमोरी है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लिप फ्लॉप। फिर फ्लिप फ्लॉप कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? रजिस्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रजिस्टर्स बनाते हैं, जिसमें आप ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। तो एक फ्लिप फ्लॉप या तो 0 स्टोर करेगा या तो 1 स्टोर करेगा, एक ही बिट स्टोर कर सकता है एक फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। दिस इज स्मॉलेस्ट मेमोरी, दिस इज स्मॉलेस्ट मेमोरी। अब तीसरा रूल, 2 रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मेमोरी का। पहला रूल क्या था? जो मेमोरी CPU के जितना क्लोज होगी वो मेमोरी उतनी फास्ट होगी। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया? दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है वो फास्ट मेमोरी होती है। जब इसके ऊपर MCQ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं। और जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या है? जो मेमोरी जितनी छोटी होगी, जो मेमोरी जितनी छोटी होगी वो उतनी फास्ट होगी, वो उतनी फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? रजिस्टर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फ्लिप फ्लॉप फास्ट है या रजिस्टर्स फास्ट है, तो आप क्या कहोगे? फ्लिप फ्लॉप फास्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि जो मेमोरी जितनी छोटी होगी वो मेमोरी उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। तो आई होप आपको प्राइमरी मेमोरी में थोड़ा बहुत रैम के बारे में समझ आया होगा कि रैम जो है, देखो मैंने डिटेल में कोशिश की है। क्यों? क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो कंप्यूटर की जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है। तो आपको थोड़ा बहुत पेन तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 30 नंबर स्कोर करने हैं तो आपको पेन लेना पड़ेगा। अगर आप पेन लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो 30 नंबर आप भूल जाइए। ऐसे अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं थोड़े बहुत नंबर कंप्यूटर से ले लेता हूं, थोड़े बहुत यहां से ले लेता हूं, तो फिर सिलेक्शन होने से रही। आपको पता है कि भाई कंपटीशन कितना ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करने के लिए आप रेडी रहेंगे उतना फायदा आपको होगा, ठीक है ना। अभी आप मेहनत कीजिए, अभी आप यंग हैं तो इस एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, नहीं तो लाइफ में कंप्रोमाइज करना पड़ता है बाद में, ठीक है। यंग है, वाइब्रेंट है, ठीक है, तो एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। जितना पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए। और जितना अभी आपकी मेमोरी अच्छी है, आप आराम से, आपकी मेमोरी की बात कर रहा हूँ, इस मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी मेमोरी अच्छी है, आप चीज़ों को जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, चीज़ें बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी आपकी कि आपका जो स्कोर होगा वो कंप्यूटर में वो 25 प्लस हो, डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स। लेकिन अगर आपको 30 स्कोर करना है उसके लिए आपको साथ साथ में MCQs की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप MCQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 25 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली नोट्स हों, लेकिन अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 करने हैं तो आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी MCQs को। आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि MCQs आते किस प्रकार से और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।